नमस्कार प्यारे कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने एमसीक्यू सीरीज चला रखी थी, तो आज अपनी 2 नंबर क्लास है। ठीक है, तो चालू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन उसको ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार संयोजन, एक स्टार संयोजन है, उसमें 3 वाइंडिंग में से एक वाइंडिंग खुल जाती है, उसमें उसकी जो शक्ति खपत है, ठीक है, शक्ति खपत है वो पूर्व मान की कितनी हो जाती है। ऑप्शन दे रहा है 2 गुना, आधी, 4 गुना, 1/3। तो दोस्तों देखो, स्टार संयोजन अपने बना लेते हैं। ये दोस्तों एक स्टार संयोजन होता है, ठीक है। और इसमें ये मान लो, ये क्वेश्चन कह रहा है ये आर फेज है, और यहाँ से न्यूट्रल निकाल देते हैं, और ये वाई फेज है और ये बी फेज है। अब ये दोस्तों ये कह रहा है कि इसमें अचानक से या किसी कारणवश 3 वाइंडिंग में से एक वाइंडिंग यहाँ से ओपन हो जाती है, ठीक है। बचनी कितनी, 2 वाइंडिंग बची है, ठीक है। अब इसमें जो पहले की शक्ति खपत हो रही थी उसकी अपेक्षा अब कितनी शक्ति खपत होगी, ठीक है। तो उस समय आपको याद रखना है उसकी शक्ति खपत है जो आधी हो जाती है, ठीक है। पहले की अपेक्षा आधी हो जाती है, मतलब पहले 4 हो रही थी तो उस समय अब 2 होगी, ठीक है, आधी हो जाती है। तो जिसका जो पहले हो रही थी, ठीक है, या फिर ऐसे भी दूसरी तरह भी ऑप्शन आ सकता है कि पहले खपत कितनी हो रही थी, अब बताइए खपत कितनी होगी, ठीक है। भी अपने को याद रखना है, अगर एक वाइंडिंग ओपन हो जाती है किसी कारणवश तो पहले जितनी खपत होगी वो पूर्व मान की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट सूटेबल रहने वाली है, ठीक है। किसी भी यूपीपीसीएल का रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला TG2, और इसरो के लिए अभी रिसेंटली वैकेंसी आई है, अगर उसका भी अगर आप तैयारी करेंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सीरीज है सभी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। यहाँ से न्यूट्रल, इसकी बात स्टार संयोजन की और मैं बात आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। क्या बताना चाहूँगा कि जब स्टार संयोजन में क्या होता है, संतुलित लोड होता है। जब स्टार संयोजन में आप लिख दिए, यहाँ पे लिख देना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये लिख लेना बात, कहीं कोई नहीं बताता ये बात। संतुलित लोड पर जब स्टार संयोजन में संतुलित लोड होता है उस समय क्या होता है, जो न्यूट्रल में से धारा का मान, न्यूट्रल में से जो करंट फ्लो होती है, आई एन लिख सकते हैं अपने, आई एन, न्यूट्रल में से जो करंट फ्लो होती है उसका मान 0 होता है दोस्तों। क्या होता है, 0 होता है उसका मान। जब संतुलित लोड हो स्टार संयोजन के अंदर, तब न्यूट्रल में से फ्लो होने वाली करंट का मान 0 होता है। अब दूसरा ऑप्शन ये भी आ सकता है कि जब स्टार संयोजन में असंतुलित लोड हो, क्या हो, स्टार संयोजन में असंतुलित लोड हो, तब फिर न्यूट्रल में जो फ्लो होने वाली करंट का मान क्या होगा। तो दोस्तों उस समय जो तीनों फेजों की जो योग है उसके बराबर होता है, ठीक है। तीनों फेजों में जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उनका योग कर देना, आर, वाई और बी, ठीक है। इन तीनों क्या होगा, इन तीनों का योग होगा, ठीक है। मतलब आई एन का मान आई आर प्लस आई वाई प्लस के अंदर आई बी, ठीक है। इन तीनों फेजों की धाराओं का योग योग होगा, ठीक है। किस लोड पे, असंतुलित लोड पे। संतुलित लोड पे सीधा सीधा याद रखना है, जब स्टार संयोजन के अंदर संतुलित लोड हो तब न्यूट्रल में से फ्लो होने वाली करंट 0 होती है दोस्तों, ठीक है। और अपने बात कर लेते हैं, ये तो यहाँ पे अपने को दे रखा है स्टार संयोजन, उल्टा पूछ ले अपने से डेल्टा संयोजन। वो पूछ ले कि अगर डेल्टा आए तो, अगर डेल्टा संयोजन में 3 वाइंडिंग में से एक वाइंडिंग ओपन हो जाती है उस समय शक्ति खपत कितनी हो जाती है दोस्तों, पूर्व मान की। तो डेल्टा संयोजन में आपको याद रखना है पूर्व मान की 1/3 हो जाती है, ठीक है। 1/3 हो जाती है, इसकी 1/2 होगी, स्टार के लिए आधी होती है, इसके लिए 1/3 हो जाती है, ठीक है। 1/3 हो जाती है पूर्व मान की, ये याद रखना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें यार, बहुत मेहनत लगती है, आपको पता है ना, वीडियो बनाने के लिए आपके लाइव से मोटिवेट होते हैं। और देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एकल वाट मीटर विधि का उपयोग करते हैं, आपको पता है ये किस टॉपिक के अंदर आता है, दो फेज प्रणाली के अंदर, ठीक है। और ये एकल वाट मीटर होती है, ये क्या होता है, शक्ति को मापने के लिए वाट मीटर अपने उपयोग में लेते हैं, ठीक है। जिसमें एकल वाट मीटर, 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर विधि का उपयोग में लेते हैं। तो एकल वाट मीटर का उपयोग किस लोड के लिए करते हैं, संतुलित लोड, असंतुलित लोड, संतुलित लोड। संतुलित लोड का मतलब होता है जिसमें जिसमें धारा एवं लोड का मान बराबर होता है, जिस फेज में धारा लोड का मान बराबर होता है। एकल फेज के लिए संतुलित लोड का उपयोग करते हैं। तो किसके लिए उपयोग में कर लें दोस्तों, आपको सिंपल सी बात है, किस लोड के लिए करना है आपको, संतुलित लोड के लिए। किसका,
एम एकल वाट मीटर का उपयोग। अब बात कर लेते हैं हमने जो 2 नंबर ऑप्शन है वो क्या कह रहा है। 2 नंबर ऑप्शन कह रहा है असंतुलित लोड। तो दोस्तों जो 3 वाट मीटर विधि होती है, 3 वाट मीटर विधि का उपयोग असंतुलित लोड के लिए करते हैं, ठीक है। और इस समय जिसकी जो टोटल पावर होती है वो तीनों वाट मीटर का योग के बराबर होती है, ठीक है। P1 प्लस P2 प्लस P3 इस फॉर्मूले से निकालते हैं इन कुल टोटल पावर जो, ठीक है। और फिर एकल वाट मीटर में क्या करेंगे दोस्तों, एकल वाट मीटर में, ठीक है। और पी टी, ठीक है, वो सब हो ही जाएगा। उसके बाद असंतुलित संतुलित है असंतुलित दोनों लोड के लिए फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है जिसके अंदर सबसे एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। कौन सी, इसके अंदर एक टेबल बनती है, अगर आपको याद नहीं है तो दोस्तों वो याद कर लें, ठीक है, याद कर लें। वो कौन सी आती है कि इसके अंदर 2 वाट मीटर विधि का उपयोग अपने करते हैं संतुलित एवं असंतुलित लोड के लिए। अब इसके अंदर वो अगर आपको सारणी टेबल याद नहीं है तो टेबल जरूर याद करके जाएं एग्जाम के अंदर। कई बार क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कभी अपने को देख रखा फेज दे देगा और कभी मीटर की रीडिंग पूछ लेगा, कभी फेज अंतर पूछ लेगा, ऐसे करके, ठीक है। इसकी एक टेबल बनती है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर वो पढ़ लें। अच्छे क्वेश्चन के अंदर हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये वाट मीटर वाला हो गया। और उसके बाद देखो कह रहा है कि एक अधिक वोल्टेज क्या करना है अपने को, अधिक वोल्टेज अपने को प्राप्त करने के लिए सेलों को संयोजित किया जाता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी समांतर दोनों में। तो अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। श्रेणी क्रम में आप देखो, श्रेणी क्रम में सेल लग गए, श्रेणी क्रम में लगने से क्या होता है, श्रेणी क्रम का जो सेलों का जो आंतरिक रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है NR, ठीक है, NR बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, सॉरी दोस्तों, NR नहीं RT, ठीक है। क्या होता है RT, आंतरिक रेजिस्टेंस होता है, टोटल NR के बराबर होता है, ठीक है, NR, ठीक है। क्योंकि ये सेलों की संख्या है और ये एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है सेलों को श्रेणी क्रम में, पर अपने को वोल्टेज ज़्यादा प्राप्त करनी है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। और इसमें जब इसका जो टोटल टोटल जो EMF जो निकालते हैं, वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है N × E। आपको रिवीजन के लिए, ये एक सेल की वोल्टेज है और ये सेलों की संख्या, ठीक है, N। और आप इसकी एक विशेष बात है वो आपको मैं बताना चाहूँगा, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय इनकी जो ध्रुवता है वो हमेशा क्या क्या होता है, हमेशा इसका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। हमेशा इसका ध्यान रखा जाता है कि ये सेल कहीं उल्टा ना जुड़ा हो, ठीक है। उल्टा जुड़ने पर क्या होता है कि इस मान लो ये सेल ऐसे उल्टा जुड़ गया, ठीक है। ऐसे उल्टा जुड़ने पर ये जो सेल होता है वो इसको भी नष्ट कर देता है, ठीक है। एक सेल उल्टा जुड़ने पर एक अन्य सेल की वोल्टेज को खा जाता है, ठीक है। समांतर में तो ब्लास्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। समांतर में क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अधिक धारा प्राप्त करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। और श्रेणी समांतर अधिक धारा और वोल्टेज प्राप्त करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। और एक सेल ये उल्टा जुड़ गया तो इसकी वो वोल्टेज खपत करने लग जाता है, समांतर में बैटरियाँ शॉर्ट हो जाती है लगाने से, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो 3 ही क्वेश्चन किए हैं, 8 मिनट की इससे लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं बताता हूँ। देखो इंटरपोल पहले बताता हूँ। इंटरपोल का आकार होता है टेपरिंग का, ठीक है, आकार होता है टेपरिंग का। और इसकी ये कहाँ जुड़ा होता है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। कहाँ जुड़ा होता है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में इसको लगाया जाता है। और इसकी जो संख्या होती है वो मेन पोल या फील्ड पोल के समान होती है, ठीक है। फील्ड पोल जितने होंगे उतने इंटरपोल लगाते हैं। इंटरपोल किस लिए लगाया जाता है, इंटरपोल कम्यूटेशन या स्पार्किंग को कम करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसकी घूर्णन दिशा आगे आने वाले मुख्य पोल के समान किस में होती है, तो DC जनरेटर में होती है, ठीक है। आगे आने वाले पोल में DC जनरेटर में होती है। और अगर पीछे आने वाले कर होता तो उस समय मोटर आंसर हो जाता है, ठीक है, सिंगल फेज मोटर में, ठीक है। इसमें कोई यूज नहीं है। A नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, A नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को 5 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है कि एमीटर की माप सीमा विस्तार के लिए इसके समांतर क्रम में शंट लगा दिया, ठीक है, लगाया जाता है। इसका मान सदैव एमीटर से कम होता है। क्या होता है, इसका मान सदैव एमीटर से कम रहता है। B नंबर ऑप्शन राइट कर देंगे। और देखो एमीटर से हमेशा वो उसका जो रेजिस्टेंस का मान है वो हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही क्या होगा, जितना मान कम होगा
जितना मान कम होगा उतना ही उसमें से करंट फ्लो होगी और एमीटर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा करंट दर्शाएगा। अभी इतना करंट अगर वहीं पे अपने जो शंट है जो ज़्यादा मान का लगा दिया तो वो यहीं पे शक्ति खपत करने लग जाएगा, ठीक है। और इससे क्या है, एमीटर का जो अपनी जो रीडिंग है प्योर रीडिंग अपने को प्राप्त नहीं होगी, वहाँ पे खपत करने लग जाएगा। उसके बाद देखो इसके अंदर ये शंट लगाने या शंट निकालने के लिए कि एमीटर के अंदर निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आर एम बटे के अंदर M-1, ठीक है। आर एम क्या होता है दोस्तों, एमीटर का जितना भी प्रतिरोध होता है, एम होता है शंट मल्टीप्लाई फैक्टर होता है, ठीक है। एम को निकाल सकते हैं अपने I/IM, ठीक है। वो आगे चला जाता है, एम को निकालना पड़ता है I/IM एमीटर के अंदर, ठीक है। I/IM वोल्टेज जो वोल्टमीटर होता है उसके अंदर अलग हो जाएगा। उसके बाद अब देखो क्या है, शंट के बता रहा हूँ मैं, शंट की कुछ विशेषताएं मैं बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पे आ जाओ, ये किस धातु का बना होता है दोस्तों, मैग्नीन धातु का बना होता है। किस धातु का, शंट किस धातु का लगाया जाता है, मैग्नीन धातु का लगाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, शंट का मान ये जितना कम होगा उतनी ही रीडिंग अपने को अधिक मिलेगी धारा मीटर के अंदर, ठीक है। आज समझ में आ गया होगा, कम होना चाहिए हमेशा एमीटर का जितना प्रतिरोध होता है, एमीटर के सदैव एमीटर प्रतिरोध से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। समांतर क्रम में लगाया जाता है, ये तो आपको बता दिया। और क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें यार। मैगर में इंसुलेशन परीक्षण करते समय, अब देखो मैगर में कितने प्रकार के परीक्षण होते हैं आपको पता है। मैगर के अंदर एक होता है शॉर्ट सर्किट परीक्षण, ठीक है। एक होता है शॉर्ट सर्किट परीक्षण, ठीक है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण। उसके बाद दूसरा कर सकते हैं अपने ओपन सर्किट परीक्षण, ओपन सर्किट परीक्षण। उसके बाद कर सकते हैं अपने हाई रेजिस्टेंस जांच, ठीक है। हाई उच्च प्रतिरोध मापने के लिए कितने, 100 किलो ओम से भी अधिक, ठीक है। 100 किलो ओम नहीं, सॉरी दोस्तों, उच्च प्रतिरोध। उसके बाद जो 4 नंबर होता है मेगर, वो क्या होता है, इंसुलेशन परीक्षण के लिए, इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए भी अपनी क्या ज्ञात करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों यहाँ से, एक तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट जांच कर सकते हैं मेगर के द्वारा, ओपन सर्किट भी जांच कर सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस माप सकते हैं, इंसुलेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। अब ये इंसुलेशन टेस्टिंग के बारे में पूछ रहा है, बोल रहा है कि इंसुलेशन टेस्टिंग करते समय इंसुलेशन में कोई दोष आता है, क्या करता है, दोष आता है, तो उस समय मेगर की रीडिंग क्या होती है, मेगर की जो रीडिंग होती है हमेशा, जो पैमाना होता है मैं बता देता हूँ आपको, पैमाना होता है वो अनंत से शून्य की ओर होता है, ठीक है। अनंत से शून्य की ओर होता है, ये दिख लेना दोस्तों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अच्छा है कि एमीटर का पैमाना किस अनंत से शून्य की ओर, शून्य से अनंत की ओर, अनंत से इकाई की ओर, इकाई से अनंत की ओर, तो किस तरफ होता है दोस्तों, अनंत से शून्य की तरफ होता है पैमाना करना। उस तो अब देखो मीटर क्या इंसुलेशन में कोई दोष आ गया तो उसमें वो पूछ रहा है कि उस समय जो मीटर का क्या होगा, जो मेगर का जो पैमाना होगा वो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। क्या होगा, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा, क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में देखा मेगर की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अंदर 2 पीसी होती है, ठीक है। मेगर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक करंट कॉइल होती है, 2 प्रेशर कॉइल होती है, और इसकी जो गति होती है 140 आरपीएम से 160 आरपीएम तक होती है। और हाई रेजिस्टेंस जांचने के लिए इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो हमेशा कोयल के द्वारा दिया जाता है, जैसे कि वाट मीटर के अंदर भी सेम होता है, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क है जो वो हमेशा कोयल के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और इतनी सारी बातें बता दी मैंने आपको, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। और क्वेश्चन नंबर 7 को ले लेते हैं। 7 देखो, बड़ा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनन केंद्र की यूनिट का उत्पादन क्या है, जनरेटिंग स्टेशन है, उसका जो यूनिट वो उत्पादन कर रहा है 66.5 इंटू 10 की घात 6 किलोवाट प्रति वर्ष। तो उस जनन केंद्र का औसत भार ज्ञात करें दोस्तों। औसत भार को ज्ञात करने के लिए 3 फॉर्मूले लगाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। औसत भार को ज्ञात करने के लिए 3 फॉर्मूले लगाए जाते हैं। वो एक यहाँ वो तो यहाँ सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है प्रति दिन का, एक होता है प्रति महीने का, एक होता है प्रति वर्ष का, ठीक है। तो एक माह का अपनी बात कर लेते हैं। अगर एक माह दिया हुआ आंसर के अंदर तो अपने क्या करना है, 24 इंटू 30 करना है, ठीक है। मतलब कैसे, इसको क्वेश्चन को समझ लो एक बार, क्या है इस क्वेश्चन को समझ लो, फिर मैं बताता हूँ समझ में, ठीक है। क्या है कि औसत भार अपने को दिया है, औसत भार सॉरी अपने को ज्ञात करना है, औसत भार ज्ञात करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि एक वर्ष में उत्पन्न की गई ऊर्जा, ठीक है। एक वर्ष में उत्पन्न की गई ऊर्जा या प्रदान की गई ऊर्जा बटे अपने को भाग देना है 8760 का, ठीक है।
अब देखो एक वर्ष में कितनी जनरेट कर रहा है वो, 61.5 इंटू 10 की घात 6। अब देखो एक वर्ष में कितनी प्रति वर्ष है ना, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या कर दो, इसका भाग दे दो, किसका, 61.5 इंटू 10 की घात 6। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे और तो उत्तर कितना आएगा, 7020 वाट। ठीक है, क्या आ जाएगा, 7020 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या है, अब आए कि अब ये आए अपने क्वेश्चन के पास कि यहाँ पे अपने को प्रतिवर्ष ना देकर वो एक महीने के अंदर, ठीक है, प्रति महीना या प्रति माह है, प्रति माह उस समय क्या करना है, तो एक माह भाग देना है, उसमें 8,60 का भाग ना देकर अपने किसका भाग देना है, 2424 इंटू 30 का, किसका, 24 इंटू 30 का। अगर माह पूछे तो एक माह में इतनी जनरेट कर रहा है तो 24 इंटू 30 का भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखो अपने को पूछे प्रतिदिन, क्या पूछे, प्रतिदिन, उस समय क्या करना है, कितनी वो जनरेट कर रहा है और उसमें अपने को क्या कर देना है, भाग देना है 24 का डायरेक्ट। प्रतिदिन का पूछे तो 24 का भाग देना है जो उत्पन्न करता है उसमें। ठीक है, अब देखो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके जरूर देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को ले लेते हैं। ये देखो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, क्या कह रहा है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ये नहीं था यार, है ना। अब देखो अब आ जाएगा, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पोल निर्माण के दौरान मसाले में सीमेंट बालू और कंक्रीट के मिश्रण का अनुपात क्या होता है। अब देखो ये कौन सा पोल होता है दोस्तों, आरसीसी पोल। अब आरसीसी पोल में ये तो फिक्स आंकड़ा आपको याद रख लेना है, तो क्या होता है उसमें, दरअसल उसका जो मिश्रण होता है वो 5:1:5:3 में इसके अंदर भरा जाता है। फिक्स आंकड़ा दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, क्या है कि आरसीसी पोल के अंदर जो इनका जो मसाले का और वगैरह का जो अनुपात भरा जाता है वो फिक्स आंकड़ा है, 1:5 के अंदर बढ़ा जाता है। अब देखो आरसीसी पोल की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूँगा, किसकी, आरसीसी पोल की विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। देखो क्या है, आरसीसी पोल, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इसका नाम पूरा होता है ना। अब देखो इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई मैं आपको बताना चाहूँगा रिवीजन के लिए, लंबाई 7 मीटर से 10 मीटर तक होती है नीमी के अनुसार। ठीक है, अब देखो फिर पोल, जो ये पोल है भूमि के अंदर कितना लगाया जाता है, भूमि के अंदर भी पूछ लेते हैं कई बार, 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक, 2.5 मीटर तक भूमि के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, कौन सा, आरसीसी पोल। देख लो अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद देखो 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि कंडक्टर अपने, क्या कर रहा है कि यदि कंडक्टर अपने कोर की तुलना में सतह पर अधिक धारा प्रवाहित करता है तो उस घटना को क्या कहते हैं, त्वचा प्रभाव, फेरेंटी कोरोना प्रभाव और लेंस प्रभाव। तो सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर क्या कर देंगे दोस्तों, स्किन इफेक्ट। क्या करते हैं, त्वचा प्रभाव कहते हैं उसको, कि कोर की अपेक्षा जो कंडक्टर चालक होता है वो अपने कोर की अपेक्षा, क्या यहाँ पे उसकी कोर है और इसकी अपेक्षा जो करंट कहाँ फ्लो हो रही है उसकी सतह पर हो रही है, तो इसके क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट कहते हैं इसको। ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। और लंबी वीडियो हो जाती है, 20 क्वेश्चन अपने होते नहीं है इसलिए। और देखो 18 मिनट की वीडियो भी हो गई है। कह रहा है कि अच्छे थर्मोस्टेट का प्रतिरोध होना चाहिए। तो दोस्तों थर्मोस्टेट क्या होता है, थर्मोस्टेट का रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा शून्य होता है। ठीक है, 0 ओम होता है थर्मोस्टेट का रेजिस्टेंस, ये याद रख लेना। थर्मोस्टेट कहाँ उपयोग में लेते हैं, कहाँ उपयोग में लेते हैं, जैसे विद्युत इस्त्री होगी, ये ऐसे होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसा होता है कुछ ऐसा इसका, ऐसे करके ना, हाँ ये होता है थर्मोस्टेट। एक बार वीडियो रोक लेता हूँ ना, अब टाइम बच गया ना अपने पास। अब देखो ये होती है द्विधात्विक पत्ती, वो पूरा थर्मोस्टेट होता है इसके अंदर लगी होती है। देखो देखो ये इसमें क्या होता है, दरअसल अपनी जब यहाँ पे उष्मा आ जाती है ना, हीटिंग एलिमेंट के लिए वैसे अपने काम लेते हैं, यहाँ पे उष्मा आ जाती है, तब ये क्या है, द्विधात्विक पत्ती है, ये यहाँ से उठकर यहाँ हो जाती है। ठीक है, अब कहाँ हो गई, अब यहाँ होगी। देखो अब देखो जैसे यहाँ से उष्मा आई, ये द्विधात्विक पट्टी इसको ऊपर उठा जाती है। ठीक है, जिससे ये संपर्क होते हैं, सहायक संपर्क या संयोजन बिंदु होते हैं, यहाँ से हट जाता है और अपनी जो आगे इक्विपमेंट लगे उसकी सुरक्षा हो जाती है। ठीक है, जलता नहीं है, मतलब इसको द्विधात्विक। तो इसका जो थर्मोस्टेट का रेजिस्टेंस है वो हमेशा 0 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर, देखो इसमें सभी ऑप्शन बताऊंगा मैं, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई बात नहीं वीडियो लंबी हो जाती तो।
कह रहा है कि सामान्य घरेलू रेफ्रिजरेटर में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? फ्रियोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एफएफडीसी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों कौन सी गैस भरी जाती है? अब देखो फ्रियोन गैस, सीधा अपने आंसर क्या करेंगे? फ्रियोन करेंगे, क्योंकि अपने तो एक ही पटा है, सिंपल सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है वो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अन्य नाम होता है वो फ्रियोन गैस होता है दोस्तों। क्या होता है? फ्रियोन गैस होता है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन है जो सी नंबर होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक बल्ब का औसतन औसतन 12 कैंडल शक्ति की प्रदीप्ति उत्पन्न करता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स की गणना करें। अब देखो अपने को क्या करता है, बल्ब है जो औसतन 12 कैंडल शक्ति प्रदीप्ति उत्पन्न करता है, अब कुल फ्लक्स की गणना करनी है। ठीक है, कैसे करें? अपने को तो दिया, जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? कैंडल पावर कितनी जनरेट कर रहा है? 42। ठीक है, अब कैंडल पावर का एक फॉर्मूला याद हो तो ये निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा? ज्योति फ्लक्स अपॉन के अंदर स्टे रेडियन। ठीक है, अपॉन के अंदर स्टे रेडियन क्या होगा? कैंडल पावर बराबर लिख लेते हैं ज्योति फ्लक्स बटे बराबर स्टे रेडियन। ठीक है, अब देखो ज्योति फ्लक्स अपने को ज्ञात करना है और स्टे रेडियन का अपने को मान पता है भी। स्टे रेडियन का मान 4 पाई होता है, 12.56 होता है। ठीक है, पाई का मान 3.14 होता है ना, तो 12.56 भी लिख सकते हैं। अब देखो कैंडल पावर अपने को दिया हुआ है और इससे आ जाएगी प्रदीप्ति, इसको वज्र गुणा करेंगे तो आप करके देख लेना, कैलकुलेशन मैंने तो की हुई है, और 528 ल्यूमन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ज्योति फ्लक्स का ल्यूमन, ये यहाँ से आंसर निकल गया। ठीक है, अब देखो इसमें मैं बताऊंगा, चारों के चारों ऑप्शन बताऊंगा, आप देखते रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने आपके लिए नीमी असाइनमेंट से, नीमी की बुक है मेरे पास, उसमें से उठा के लाया। देखो कह रहा है कि एक नियोन साइन लैंप में कौन सी गैस भरी है दोस्तों? मैंने नियोन प्लस आर्गन गैस भरी है। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि गैस का मिश्रण भरा गया है, तो लैंप का प्रकाश किस रंग का होगा? अब देखो लैंप कौन सा है दोस्तों, इसके के बारे में तुमने पढ़ा ही नहीं। लैंप प्रकाश कौन सा? नियोन लैंप है, अपने तो LED पढ़ी थी। अब ये और कुछ बता रहा है, तो देखो दोस्तों इसके अंदर 4 अपने को पूछे जाते हैं दरअसल ही, है ना। क्या पूछे जाते हैं? 4 पूछे जाते हैं। कब पूछे जाते हैं? अब देखो इसमें लाल रंग कब देगा? ठीक है, अब अपनी चारों बात करेंगे कि लाल रंग जो नियोन साइन लैंप है वो कब देगा, तब उसके अंदर कौन सी गैस भरी होगी? नियोन गैस भरी होगी। ठीक है, कौन सी गैस? नियोन गैस जब भरी होगी तब नियोन साइन लैंप है वो लाल रंग प्रकाश देगा। फिर आएगा नीला प्रकाश कब देगा? तो देखो पारे की वाष्प, ठीक है, पारे की वाष्प प्लस के अंदर 2 गैसें भरी होगी तब देगा आर्गन। ठीक है, पारे की वाष्प प्लस आर्गन। अब यहाँ पे आर्गन तो दिया हुआ है बट नियोन नियोन भरी हुई साथ में, पारे की वाष्प नहीं भरी हुई, इसीलिए वो नीला प्रकाश नहीं देगा। नीले का प्रकाश कब देगा? तब पारे की वाष्प भरी होगी और आर्गन गैस भरी होगी। अब देखो, अब ये देखो क्या कह रहा है, सी नंबर ऑप्शन पीला कह रहा है। पीला रंग कब प्रकाश देगा? जब क्या होगा? हीलियम गैस भरी होगी। ठीक है, कौन सी गैस? हीलियम गैस जब भरी होगी तब कौन सा प्रकाश देगा? पीला रंग प्रकाश देगा। और बचा कौन सा ऑप्शन अपने पास? डी। कौन सा बचा? डी नंबर ऑप्शन बच गया। ठीक है, नारंगी नीला। नारंगी नीला जब नियोन लैंप के अंदर नियोन प्लस आर्गन गैस भरी होगी तब कौन सा प्रकाश देगा? नारंगी। एक बार दोबारा बताऊंगा, ठीक है, आप समझ में आ गया कि लाल रंग का प्रकाश नियोन साइन लैंप तब देगा जब जिसके अंदर नियोन गैस भरेगी, सिर्फ और सिर्फ नियोन गैस। नीला प्रकाश कब देगा? जब उसके अंदर पारे की वाष्प प्लस आर्गन भरी होगी। पीला प्रकाश कब देगा? जब हीलियम गैस भरी होगी। और नीला नारंगी कब देगा? जब नियोन प्लस आर्गन गैस भरी होगी। ठीक है, अब इसकी बातें कर लेते हैं नियोन साइन लैंप की। जो इसकी दक्षता, एफिशिएंसी इसकी लिख लेते हैं हमने। इसकी दक्षता कितनी होती है? 15 से 40 ल्यूमन, 15 से 40 ल्यूमन प्रति वाट। ठीक है, ल्यूमन प्रति वाट। और इसकी कार्यकारी आयु कितनी होती है? 10,000 घंटे तक वर्क कर सकता है दोस्तों ये। ठीक है, 10,000 घंटे तक कार्यकारी आयु होगी। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए मेरे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बता दिए डायरेक्ट। तो इस तरह आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देख लें। अब देखो ये नया क्वेश्चन है एकदम, कह रहा है कि रिले में दोष धारा, फॉल्ट करंट एवं अधिकतम धारा, मैक्सिमम करंट, फॉल्ट क्रम एवं मैक्सिमम करंट का अनुपात क्या कहलाता है किसी रिले के अंदर? तो दोस्तों कौन ESM
PCM PSM ये अपने तो पढ़ा ही नहीं दोस्तों। तो क्या कहलाता है दोस्तों, फॉल्ट करंट है, मैक्सिमम करंट का जो अनुपात होता है वो PSM कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखो PSM क्या है, ये तो नया वर्ड आ गया। PSM इसको बोलते हैं, एक बार लिख लेता हूँ, तो इसको बोलते हैं प्लग, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ठीक है, हिंदी में फिर क्या होगा, फुल फॉर्म होती है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। हिंदी में इसका जो नाम होता है वो होता है प्लग स्थापना, प्लग यहाँ पे लिखता हूँ स्थापना गुणांक। ठीक है, क्या होता है, प्लग स्थापना गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, रिले के अंदर दोष फॉल्ट करंट एवं मैक्सिमम करंट का अनुपात PSM कहलाता है, प्लग स्थापना गुणांक। नया क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 को ले लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसी सर्किट ब्रेकर में, ये भी नया है, कह रहा है कि किसी सर्किट ब्रेकर में आर्क खालिस्तान की प्रक्रिया से के कारण शुरू होती है। आर्क सर्किट ब्रेकर के मैंने सभी पढ़ाए हुए हैं, डीपली से डीपली आप जाइए, हमारे प्लेलिस्ट के अंदर बनी हुई हैं। सर्किट ब्रेकर हैं, थ्योरी की क्लासें आपको दी हुई है, एक बार उनको जाके रिवीजन जरूर कर लें। ठीक है, बड़ी बड़ी 2 की स्पीड में देख लें आप, उनको अच्छे से समझ में कवर हो जाएगा सर्किट ब्रेकर आपका। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर बताए हैं मैंने भी, तो आप उसको एक बार जाके जरूर देखें। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है फील्ड उत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान जो आर्क या चिंगारी होती है वो कि सर्किट ब्रेकर के अंदर शुरू होती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, शुरू होती है और बनी किसके कारण रहती है, बनी रहती है कौन सी प्रक्रिया के कारण, थर्मियोनिक, एक मिनट रुको, थर्मियोनिक प्रक्रिया के कारण बनी रहती है। ठीक है, बनी रहती है, और क्या बनी रहती है, फ्लैशिंग विधि है, एक अवशिष्ट चुंबकत्व को पुनः बनाने की विधि है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिंगल लाइन, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, ये भी सभी नए नए क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाए हैं। कह रहा है कि सिंगल लाइन ग्राउंड फॉल्ट कितने प्रतिशत तक संभव दोष आ सकता है। ये कह रहा है कि एक दोष होता है जिसका नाम होता है सिंगल लाइन में ग्राउंड फॉल्ट, इसका जो ये इस दोष है वो कितने परसेंट तक संभव है कि यह दोष आ सकता है। परसेंटेज पूछ रहा है दोस्तों, परसेंटेज दिया हुआ है, आपने कहीं पढ़ा होगा तो ये सबसे दोष सबसे ज़्यादा आने की संभावना होती है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, सिंगल लाइन में ग्राउंड फॉल्ट आ जाता है, सीधा डायरेक्ट आएगा तो। ठीक है, 85% सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जो 7% है ये क्या है, तो मैं ये बताऊंगा आपको, ये होता है 2 लाइन फॉल्ट। ठीक है, क्या होता है, 2 लाइन एवं ग्राउंड फॉल्ट होता है, LLG लिख सकते हैं, 2 लाइन एवं ग्राउंड फॉल्ट होता है। और उसके बाद में 5% तक संभावना किस दोष की आ सकती है, तो 2 लाइन फॉल्ट हो सकती है 5% तक। ठीक है, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, और 3% तक होता है कि 3 फेज फॉल्ट हो जाए पूरा। ठीक है, 3 फेज फॉल्ट हो जाए, एक मिनट को इसको देखो, 3 फेज फॉल्ट हो जाए, ये पूरा 3% तक चांस होता है इसका 3 फेज फॉल्ट होने का। देखो सबसे ज़्यादा कौन सा फॉल्ट आता है, सिंगल लाइन में ग्राउंड फॉल्ट हो जाती है डायरेक्ट। ठीक है, 85% संभव है, 7% तक है दोनों लाइन ग्राउंड फॉल्ट, और 5% तक संभव है दोनों लाइन फॉल्ट हो जाए, और 3% तक है कि 3% 3 फेज जो तीनों फॉल्ट हो जाए लाइन। ठीक है, अब देखो लंबी बहुत होगी वीडियो, तो डायरेक्ट शॉर्ट बताऊंगा अब आपको मैं, 30 मिनट की होती है, इतना बड़ा को देखता नहीं है ना कोई, इसीलिए। देखो क्वेश्चन नंबर 17 को ले रहा है कि यदि किसी परिपथ वियोजक में कॉन्टैक्टों के माध्यम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में रिस्टार्टिंग वोल्टेज की तुलना में तेजी से सुधार होता है तो आर्क का क्या होगा, शमन होगा दोस्तों। क्या होगा, आर्क का शमन होगा। ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि अंडर वोल्टता रिले मुख्यतः प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों मैंने आपको रिले के बारे में बताया देता है कि अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर और बस बार के लिए मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन प्रतिशत अवकलनीय रिले लेते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर ऑप्शन अपने मोटर रक्षण की तरफ जाएंगे, सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर 18 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 को ले लेते हैं, एक मिनट रुको, ये क्या हो गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि HRC फ्यूज होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। अब मेरे को बताओगे इसका जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है उसका मान क्या होता है HRC फ्यूज का। कह रहा है कि फ्यूज फील्ड में सर्वश्रेष्ठ धारा रक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ धारा प्रोटेक्शन की स्थिति
खालिस्तान में होता है, खुले परिपथ में, लघु परिपथ में, लघु परिपथ स्थिति में, अतिभार की रक्षा में, विपरीत दिशा में, तो कौन सा होता है? खुले परिपथ की स्थिति में। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, लघु परिपथ दोस्तों, लघु परिपथ की स्थिति में, सॉरी, बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कि एचआरसी पुलिस सर्वश्रेष्ठ जो प्रोटेक्शन करता है हमेशा शॉर्ट सर्किट की स्थिति में करेगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में उठेगा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 20 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक ओवरहेड लाइनों में जो अर्थिंग वायर है उसका जो साइज होता है वो क्या होता है दोस्तों? अर्थिंग वायर, तो अर्थिंग वायर किसके लिए पूछ रहा है? ओवरहेड के लिए 8 SWG होता है दोस्तों। ठीक है, अगर पूछे घरेलू वायरिंग के लिए, किसके लिए पूछे? घरेलू वायरिंग के लिए, उस समय अपना राइट आंसर हो जाएगा 14 SWG। ठीक है, 14 SWG। आगे इसका जो मान है वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन के अंदर डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है कि 8 SWG का नाम मान mm में अपने को दिया हो। ठीक है, mm में अपने को दे सकता है, इसका भी mm के अंदर दे सकता है। तो एक स्टेप एग्जामिनर से हमेशा आगे चलोगे तभी आप जिंदगी में सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कर दें यार, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।